Hello everyone, welcome to Diplomacy of UPSC. I welcome you all to the Indian Express editorial analysis. आज हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे ऑफ द डेट 10th ऑफ अगस्त 2026। आई नो कि आज 11th अगस्त है और ये जो वीडियो है एक दिन लेट आ रही है, बट आई आस्क ट्रू अपॉलॉजीज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं ये 10 को नहीं ला पाया, बट आई ट्राई टू बी एज पंक्चुअल एज आई कैन। आज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो एडिटोरियल में आए थे, जिसमें से 2 आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये 2 आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज़ वेल एज़ मेंस। सबसे पहले जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो ऑथेंटिसिटी है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। दैट इसका जो ऑफिस है इट हैज़ बिन डाइल्यूटेड। इसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, इस तरीके की एलिगेशंस है। सो इसी के ऊपर ऑथर ने ये एडिटोरियल आर्टिकल लिखा है दैट इलेक्शन कमीशन का रियल टेस्ट इज़ विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द अपोजिशन। तो हम इस आर्टिकल को देखेंगे और इसमें देखो, जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल है, आई ट्राई कि मैं उससे एक बहुत अच्छा नोट्स, वेल रिसर्च, वेल प्रिपेयर्ड, जिसमें कि स्टैटिक पोर्शन जो है उस नोट्स का, वो मैं ऐड कर पाऊँ। ठीक है? इसके अलावा जो स्टैटिक लिंकेजेस आपको ज़रूरत है वो मैं ऐड कर पाऊँ। इसके अलावा जो करंट इवेंट के कॉन्टेक्स्ट है जो उस समय पर चल रही हैं, एज़ वेल एज़ जो कॉन्टेम्परेरी है, मैं उन सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में इंटीग्रेट करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको हियर एंड देयर सर्च करने की ज़रूरत ना हो। एंड इफ़ इन केस इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आता है बोथ इन प्रीलिम्स एज़ वेल एज़ मेंस, तो आपका किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो। है ना? इसके अलावा मैंने इसमें एथिक्स एंगल भी डाला है इस, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं प्रीलिम्स से क्वेश्चंस भी ऐड करता हूँ, और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। ठीक है? सो दिस इज़ द होलिस्टिक कवरेज जो आपको रिक्वायर्ड है, एंड दिस आई थिंक दिस विड बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन। बिकॉज़ आप देखो तो ये बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड और वेल ओरिएंटेड नोट्स, क्लियर है? सो इन सारी चीज़ों को करने में थोड़ा आज डिले हो गया। आई आस्क ट्रू अपॉलॉजीज़ फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और इसी के समकक्ष में ये एक और आर्टिकल है, जिसको भी हम आज देखेंगे। आज का आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, बिकॉज़ ये देखो आप तो काफ़ी सारे इसमें पिलर्स हो जाएँगे। सो आप इस आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हो एंड यू कैन गेट द सेम इमेज फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, द सेम नेम विथ डिप्लोमेसी ऑफ यूपीएस। ठीक है? सो इस तरीके से हम इस अपने जो एडिटोरियल एनालिसिस का जो सेशन है, इसको प्रोसीड करेंगे और आपको ये वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के लिए और कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नो मंथली मैगज़ीन, नो सेल्फ रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और इस ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा, यही आपका भगवद गीता आप समझ लो इसी को। ठीक है? सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो आर्टिकल मैंने आपको बताया ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। ये जो सेकंड आर्टिकल है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस डीप टेक जो सेक्टर्स हैं सच एज़ एआई, स्पेस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, इसके ऊपर है। सो लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्शन कमीशन। ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पब्लिक में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इंश्योर कर सके। देखो, जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने ये एलिगेशंस लगाया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये बायसनेस शो करता है टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और जो इंस्टीट्यूशनल का कॉन्फिडेंस है वो लूज आउट हो चुका है। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में जो ईसीआई के चीफ हैं, लास्ट ईयर नहीं 2024 में,
ईसीआई के जो चीफ हैं, इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो सिलेक्शन होना था वो 3 मेंबर बॉडी के थ्रू होना था, जिसमें एक पीएम हो जाएँगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी एज़ वेल एज़ सीजेआई। ये 3 मेंबर बॉडी जो थी वो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका सिलेक्शन करेगी। बट गवर्नमेंट उसके बाद बिल लाती है और सीजीआई को यहाँ से हटा करके यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर को ऐड कर दिया जाता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये दिखाती है कि थोड़ा-सा बायसनेस या फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये इलेक्शन कमीशन में आ चुके हैं। और ये इतनी बड़ी बॉडी है कि इसका जो ट्रस्ट है, ये लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल उस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और आर्टिकल 322 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ डिफाइंड। ठीक है? इसके कंपोजिशन में एट प्रेजेंट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड देयर आर 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है? और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड और जो भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की रिक्वायरमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट की जाती है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। और बेसिकली ये रिकमेंडेशन वो 3 मेंबर की बॉडी करती है और ये 3 मेंबर की बॉडी में है कौन? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन मिनिस्टर। अब आप समझो कि इसमें मेजॉरिटी किसके पास है? जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्हीं का मिनिस्टर उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर है और एक अपोजिशन पार्टी के मेंबर है, सॉरी लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी है। तो जो रूलिंग पार्टी है वो जिसको भी चाहे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बना सकती है। ठीक है? इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है? और इनका जो फंक्शंस है ये बहुत ही वाइड है, सच दैट ये सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट इन द केस बोथ फ्रॉम राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। मतलब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं हर एक 5 साल में, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसके अलावा जो इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, विभिन्न स्टेट्स के जो विधानसभा है, जो विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है, इनके इलेक्शन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है? इसमें एक चीज आप भूल सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका इलेक्शन को गाइड नहीं करती। ठीक है? स्टेट इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है? इनका वाइड रेंजिंग पावर आप पढ़ लेना, जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी जो लागू हो जाती है। इसके अलावा पार्टी को रिकॉग्नाइज करना इज लाइज विद द पावर, द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो सिंबल का अलॉटमेंट है, पिछले 4-5 सालों से जो इलेक्शन सिंबल के ऊपर में घमासान छिड़ा हुआ है, सच दैट जो एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र में ब्रेक हुई, उसके बाद उसके सिंबल का एलोकेशन जो है वो फैक्शनल ग्रुप को दे दिया गया। तो इसी के लिए इलेक्शन सिंबल का इशू बहुत बड़ा हुआ है। अभी तृणमूल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ। अब लेट अस सी उसके ऊपर क्या जजमेंट आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसके अलावा जो काउंटिंग प्रोसेस है आफ्टर जो इलेक्शन में वोटिंग हो जाती है, उसको स्मूथ तरीके से कंडक्ट कराना इज लाइज विद दी इन द हैंड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईवीएम का देखरेख करना, इसके अलावा वीवीपैट का देखरेख करना, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है। और जो इसमें मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ सेफगार्ड्स दिए हुए हैं हमारे संविधान के द्वारा, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। 6 साल से पहले आप किसी भी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकते हैं अंटिल इम्पीचमेंट हो जाए तो। बट इम्पीचमेंट जो है वो भारतीय संविधान के हिसाब से इम्पीचमेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का हो सकता है इन अकॉर्डिंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे रिमूवल का बात करेंगे। ठीक है? सो सीईसी और ईसी,
इनका रिमूवल का जो प्रोसेस है दैट इज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट का जज, और फिक्स सैलरी उनको मिलती है। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये जो फिक्स सैलरी है ये कौन से फंड से विड्रॉ की जाती है? आंसर मी अगर आपको पता है तो। सो जो फिक्स सैलरी है दैट इज विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्लियर है ना? अपॉलॉजीज, थोड़ी गले में परेशानी है। सो व्हाट आर द की आर्ग्यूमेंट्स जो कि इस आर्टिकल में दिए हुए हैं? सबसे पहले जो सबसे बेसिक मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीतने की बात है। बिकॉज़ जो पब्लिक का ट्रस्ट है, ये अपने और इंस्टीट्यूशंस में होना बहुत ज़रूरी है। हमने हमने इफ इन केस देखा है, जिस तरीके से चीज़ें का डेवलपमेंट हुआ है नेपाल में, जिस तरीके की चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हम वो सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं अपने देश में। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी की जो इंस्टीट्यूशन है, इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रहे। इसके अलावा जो परसेप्शन है वर्सेस जो रियलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट हो जाता है। रूलिंग पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो हमेशा से इम्पार्शियल रहा है, वो किसी एक पार्टी को तो फेवर करता नहीं है। बट जो इमेज ईसी का इस समय पर ऐसा बन गया, एक परसेप्शन ऐसा बन गया दैट इट इज फेवरिंग द रूलिंग पार्टी। इवन इफ ईसी इज इम्पार्शियल, परसेप्शन जो है ये इसकी इमेज को डैमेज कर रहा है। सो ईसी को सिर्फ ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये इम्पार्शियल है। ये होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको प्रूफ करने की भी ज़रूरत है दैट इट इज़ इम्पार्शियल, और वो फेयर जजमेंट देता है हर एक चीज़ों में। ये किस तरीके से अचीव किया जाएगा? सबसे पहले तो डायलॉग विद द अपोजिशन पार्टी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अपोजिशन तो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के साथ अपने इश्यूज़ को बैठ करके डिस्कस कर पाएँ। इसके अलावा जो उनकी चुनाव में प्रक्रिया है, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल को बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके साथ डायलॉग में एंगेज करने की ज़रूरत है, सो दैट अपोजिशन भी है वो एक कॉन्फिडेंस फ़ील कर सके कि नहीं, ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दे आर नॉट बायस्ड टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी। इसके अलावा जो प्रोसेस इलेक्शन के जो प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, और ये किस तरीके से होगा? सच दैट वोटर लिस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे इश्यूज़ हमें रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिले हैं। इसके अलावा ईवीएम्स वर्सेस वीवीपैट का जो इश्यू है, इसमें जो अपोजिशन पार्टी है, ये हमेशा एक आरोप लगाती है कि जो ईवीएम्स हैं, ईवीएम्स आर बायस्ड, और इससे जो रियल वोटिंग है वो नहीं हो पाती है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में भी केस करने के बाद इस तरीके से कोई चीज़ें साबित नहीं हो पाई है कि ईवीएम्स से धांधली हो सकती है। बट वो जो ट्रस्ट है, फिर बात वहीं पर आ जाती है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की। तो ये जो ट्रस्ट है ये लूज़ होता है। सो वोटर लिस्ट मैनेजमेंट का एक मैंने इशू बताया, ईवीएम का फंक्शनिंग। इसके अलावा वीवीपैट वेरिफिकेशन पे भी बहुत बार मामला फँसता है। अपोजिशन पार्टीज़ बोलती हैं कि जो इलेक्शंस हैं, वो वीवीपैट पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से आज के समय पर इन द 21st सेंचुरी या फिर 2026 में हम वापस से टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं जा सकते हैं। ईवीएम्स अगर बनी हैं, सो दे आर इम्पोर्टेंट, और उसके ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। तो यू कैन एक चीज़ क्या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि जो ईवीएम में नंबर ऑफ वोटर्स और जो वोट्स काउंटेड है, उसको मैच किया जाए वीवीपैट से 100% मैचिंग। एट प्रेजेंट रैंडम मैचिंग होती है, बट उसको 100% मैचिंग के ऊपर में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन फंडिंग का जो इशू है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर पार्टी। कोई भी पार्टी के ऊपर किसी भी तरीके की इलेक्शन फंडिंग हो रही हो, तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी आए कि हाँ, किसी भी तरीके से गलत चीज़ें हमारे इलेक्शन के जो प्रोसेस है, उसमें ना आ पाए। ठीक है? नाउ इंस्टीट्यूशनल की ऑटोनॉमी इंश्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है, ये कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? ये रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है। सो जब रूलिंग गवर्नमेंट
चुनाव ही करती है। सो एक तरीके से उनकी जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रही है। सो इसको भी इस तरीके से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि जो इनका सिलेक्शन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, जिससे कि सीईसी का जो ऑटोनॉमी है, ये इंश्योर्ड रहे, ठीक है? इसके अलावा कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट सच दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमने बहुत बार ऐसा विटनेस किया है या फिर हमने न्यूज़ में देखा है कि एमसीसी का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है इलेक्शंस में। खुलेआम ब्राइब्स दिया जाता है वोटर्स को कि आप हमें वोट कर दो, तो हम आपको ये सारी सुविधाएँ पहुँचाएँगे, या फिर कैश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइज़ मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, हम देख रहे हैं कि अभी फ्रीबी का जो कल्चर बढ़ चुका है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, हर एक पार्टी करती है फ्रीबी, भर-भर के बाँट रही है। सो दैट इज़ नॉट वेरी साउंड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो इस चीज़ों को हमें ज़रूरत है कि ये जो इन्फोर्समेंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, ये इम्पार्शियल तरीके से लागू हो, एक स्ट्रिक्ट तरीके से लागू हो, और ये हर एक जो पार्टिसिपेंट्स हैं इलेक्शन में, चाहे कि वो रूलिंग पार्टी से हो या अपोजिशन के पार्टी से हो, उनके ऊपर में ये सख्ती लागू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कुछ ऐसे पास्ट इंसिडेंट्स हैं जो ट्रस्ट को अंडरमाइन करता है। पास्ट इंसिडेंट्स को तो हम आंसर्स में कोट नहीं करें, तो इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर कॉन्फिडेंस आएगा तभी ये डेमोक्रेसी की जीत होगी, बिकॉज़ डेमोक्रेसी को लेजिटिमेट होने की ज़रूरत है जब लोगों का इसके ऊपर विश्वास बना रहे, और जो अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी, सब एक साथ अगर मिल करके काम करेंगी, तब जा करके भारत का विकास हो सकेगा। नाउ इसमें कुछ स्टैटिक लिंकेजेस भी हैं, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि अगर आपको बेसिक फीचर्स का नहीं पता है, सो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारे संविधान में संशोधन करने को अलाउड है, दैट जो गवर्नमेंट है, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बट दे आर नॉट अलाउड टू ऑल्टर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो बेसिक फीचर है, ये कौन से केस के द्वारा डिफाइन किया गया था? इट वॉज डिफाइंड बाय द केशवानंदा भारती केस, ठीक है? सो जो केशवानंदा भारती केस इन द ईयर 1973, उसमें ये कहा गया कि आप बेसिक फीचर्स के अंदर में जितने भी फीचर्स हैं, वो फीचर्स को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो उसी बेसिक फीचर के अंदर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ठीक है? इसके अलावा आर्टिकल 24 मैंने आपको बताया कि ये सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन को सुपरवाइज करता है, एंड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है? टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये अपना रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है ऑन इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, ठीक है? इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसको आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। वन इज़ द पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2003 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था दैट राइट टू नो कैंडिडेट्स का क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये एक वोटर का अधिकार है। मैं आपको इसको ईज़ी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनके ऊपर कौन-कौन से क्रिमिनल केसेज़ हैं, उनकी कितनी संपत्ति है, और फिर उनके ऊपर कितना कर्ज़ है। ये सभी चीज़ों का सॉरी, ये सभी चीज़ों का जो जानकारी है, ये वोटर के पास होना, ये उसका अधिकार है, ठीक है? सुब्रमण्यम स्वामी केस 2013 का है, और इसमें डिबेट हुआ था, सीजीएम और पीएम इन द अपॉइंटमेंट पैनल था डिबेट, ठीक है? सो इसको आप जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। और लॉ कमीशन का 255th रिपोर्ट है, और इसमें जो इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर में बात की गई है, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको ये ऑल्दो समझा दिया है कि 2024 में जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें अपोजिशन ने एलिगेशंस लगाए थे, नॉट इम्पोर्टेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने
रोक लगा दिया है, अनसंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके अंडर में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो डोनेशन नहीं ले सकती। चलो, अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके सामने में कौन-कौन सी चैलेंजेस आ जाती हैं। हमने आरोप तो लगा लिया इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और कौन-कौन सी प्रॉब्लम ये फेस कर रही है। बट प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है हम वो तो देखेंगे, बट उसके चैलेंजेस को हम उससे पहले देखेंगे। सबसे पहले जो बायसनेस है, ये बायसनेस एक्चुअली में है या फिर सिर्फ़ ये एक परसेप्शन है? इसको दूर करने की ज़रूरत है और ये दूर करना सबसे टफ़ प्रोसेस है। एक हिंदी में एक कहावत है, आप जानते होंगे कि सोए हुए को जगाना आसान है, बट अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसे जगाना बहुत मुश्किल है। सो परसेप्शन चेंज करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत टफ टास्क है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, टू इंश्योर कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये ऑटोनॉमी नहीं है, ये सॉरी ये ऑटोनोमस है और ये अपना डिसीजन ऑटोनॉमी के साथ लेता है। इसके अलावा इसमें एट प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग्स की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई भी एक एक्शन चाहे किसी भी कैंडिडेट के ऊपर होता हो, जितने भी कंप्लेंट्स है उसका ऑनलाइन पब्लिकेशंस, उसका पब्लिक डिस्प्ले होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी हो पाए। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ये बहुत ही ओपेक तरीके से होती हैं। दैट मीन्स इसके ऊपर में जो ट्रांसपेरेंसी है, ये नहीं होती है। किस तरीके से इन जो कैंडिडेट्स हैं, इनका चुनाव किया गया है एज़ इलेक्शन कमिश्नर्स। सो उसके ऊपर में ट्रांसपेरेंसी आने की ज़रूरत है और जो पब्लिक ट्रस्ट इसका इरोज़न हुआ है, ये अगर लाएँगे तो फिर लोगों का विश्वास जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वापस से बढ़ेगा। सो जो हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन, ऑल्दो हमने जो डिस्कस किए हैं, यही बेसिकली वे फॉरवर्ड हो जाएगा कि जैसे जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट है, ये बाय पार्टीजन कमेटी के द्वारा हो। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीजन कमेटी? बाय पार्टीजन कमेटी मतलब एक ऐसी कमेटी जिसमें 2 पार्टीज़ हो। 2 पार्टीज़ इन द सेंस, एक तो रूलिंग पार्टी हो और एक अपोजिशन हो। ठीक है? आज के समय पर एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं चला रही है, ये कोएलिशन गवर्नमेंट है और उस प कोएलिशन गवर्नमेंट को जो का जो नाम है दैट इज़ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और अपोजिशन में जो अलायंस है वो इंडिया अलायंस है। सो इन दोनों जो ग्रुप्स हैं इनके मेंबर्स के द्वारा एक चुनी गई जो कमेटी है, ये रिकमेंड करे और ये इलेक्ट करे ईसी के अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, इसका हमें रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा फिक्स टेन्योर हो और प्रोटेक्शन हो आर्बिट्रेरी ट्रांसफर्स का। इसके अलावा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। इस और जो डायलॉग है, मैंने आपको बताया कि अपोजिशन पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेशन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बढ़ाने की ज़रूरत है। सो डायलॉग जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें नहीं सुधरेंगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और इंस्टीट्यूशन का न्यूट्रलिटी को इंश्योर इस तरीके से किया जाएगा, तो फिर हमें बेहतर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बायस किसी तरीके से ना हो, ना ही वो परसेप्शन में, ना ही रियलिटी में, इसको इंश्योर कर पाएंगे। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। मैंने ये क्यों ऐड किया कीवर्ड्स? कीवर्ड्स मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आप अपने आंसर्स में इन सारे कीवर्ड्स को अगर आप लिखोगे, सो जो आपका आंसर है ये स्टैंड आउट करेगा इन कंपैरिजन टू अदर नॉर्मल और सब स्टैंडर्ड आंसर्स। जैसे कि इलेक्टोरल लेजिटिमेसी, ये एक गोल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, ये एक किसी भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में उसका क्रेडिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शंस वर्सेस रियलिटी, अपोजिशन कॉन्फिडेंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो आप इन सारे सभी पॉइंट्स को अपने जो नोट्स है उससे कीवर्ड्स वाले सेक्शन में ऐड कर सकते हैं और अपने आंसर्स में इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
ऑल्दो मुझे ये स्टार्ट करने से पहले डिफाइन करना चाहिए था, बट आई मिस। ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 और एसए के पेपर से ये डायरेक्टली लिंक करता है, ठीक है। नाउ इसमें एथिक्स का एंगल भी है, बिकॉज आप जानते हो कि डेमोक्रेसी को इंश्योर करना, ये एथिक्स में इसके ऊपर बहुत बार सवाल आ चुके हैं। सो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट होल्डिंग इलेक्शन, बट इंश्योरिंग दैट दे आर सीन टू बी फेयर, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है ये सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट कराना नहीं है, बट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंडक्ट कराना है। दैट इज द रोल ऑफ डेमोक्रेसी। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ डेमोक्रेटिक एथिक्स और पब्लिक ट्रस्ट को अपहोल्ड करे, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो एडिटोरियल आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में आया है। दिस इज कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैंने डाल दिया बिकॉज ये एडिटोरियल का क्लास है, एडिटोरियल का लेक्चर है, और आपको रिक्वायरमेंट हो सकता है और वैल्यू एडिशन पॉइंट्स का अपने आंसर्स के लिए, ठीक है। सो जैसे आप पीएन सेशन का एक एरा है, उसमें कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक्चुअली में इनसे डरती थी, पीएन सेशन। ऑल्दो इनके ऊपर भी एलिगेशन है कि इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी जो उस समय पावर में थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके टिकट पे ये इलेक्शन भी लड़े थे। सो ऑल्दो बट हम इनका एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने आपको बताया, सुब्रमण्यम स्वामी केस, यही मैंने आपको बताया, लॉ कमीशन का रिपोर्ट्स एंड एडीआई रिपोर्ट्स। सो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। So this was it on this article. Let's move on to the next article. नेक्स्ट आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, इट इज ट्रस्ट इज द की, टेक फंड नीड्स मोर गार्ड्रेंस। ये हमें लग सकता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, बट इट इज़ मोर और लेस ये एक एथिक्स का आर्टिकल है। इशू क्या है? इशू ये है कि गवर्नमेंट का जो प्लान है इज टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंड है, एक फंड बनाया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई थी, दैट इन्वेस्टमेंट रेजेस द कंसर्न, और ये कंसर्न क्या है कि 2192 2192 सॉफ्ट लोन्स ये प्रोवाइड किए गए 22 प्राइवेट फर्म्स को। अब ये जो 22 प्राइवेट फर्म्स को जो इतने लोन्स प्रोवाइड किया गया, इन 22 प्राइवेट फर्म्स का चयन किसने किया, सिलेक्शन किया? ये 12 मेंबर के पैनल ने। ये जो 12 मेंबर का पैनल है, इसमें 11 मेंबर्स तो प्राइवेट इक्विटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक जो है ये नॉन वोटिंग गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वोट कितने लोगों ने किया? 11 लोगों ने किया। एक जो है उसमें बस वो रिप्रेजेंटेटिव था, नॉन वोट, वो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था, बट वो वोट करने का अधिकार नहीं था उसके पास, ठीक है। इस 11 मेंबर के पैनल में एक जो है वो चेयरमैन है, इसके अलावा 10 मेंबर है, क्लियर है। अब ये जो 11 मेंबर का पैनल है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, बट एलिगेशन ये है कि ये जो 22 फर्म्स को जो लोन दिया गया, इस 22 में से जो 15 फर्म्स हैं, इनका डायरेक्टली लिंक है इन 11 पैनल में से 7 मेंबर्स के साथ। मतलब इन 22 फर्म्स में 15 फर्म्स ऐसे हैं जिनका लिंकेजेस इन पैनल मेंबर्स के साथ है। इस 22 में से 9 फर्म्स तो ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली जो लिंकेजेस हैं वो चेयरमैन, जो इस कमेटी के 12 मेंबर के कमेटी के जो चेयरमैन उनके साथ है। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करता है ऑन द टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और जो इम्प्रॉपर तरीके से बेनिफिट लिया जाना। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर सकता है, ठीक है। ये इशू जो है, ये इशू है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, ट्रस्ट डेफिसिट का, बिकॉज ये जो 2192 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किया गया है इन फर्म्स को, ये 2190 करोड़ रुपीस ये हैं किसके? ये टैक्स पेयर्स मनी है, और जो टैक्स पेयर्स मनी है इसको गलत तरीके से कुछ प्राइवेट कंपनियां अपने मुनाफे के लिए यूज करें, दैट इज नॉट
दैट इज़ नॉट गुड। और इसकी वजह से क्या होगा, इन सभी फर्म्स को तो लोन मिल गया, लेकिन जो जेन्युइन इंडस्ट्रीज़ है, जेन्युइन फर्म्स है, उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाया, बिकॉज़ जो पैनल मेंबर्स हैं, अगर ये सारे एलिगेशन सच होते हैं, तो ये पैनल मेंबर्स के पार्शियलिटी की वजह से इन 22 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अदरवाइज़ जो एक्चुअली में डिज़र्विंग है, उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाया ना। इसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस में इरोजन आएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये जो फंड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, आज के समय पर दुनिया जिस हिसाब से बदल रही है, एआई बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इसमें इंडिया एट प्रेज़ेंट आप देखो तो बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। दैट इज़ अ रियलिटी, ठीक है? हम इसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट द गार्जियंस ऑफ एआई, वी आर ओनली द कस्टमर्स ऑफ एआई, ठीक है? सो इस तरीके की फील्ड्स में अपने स्किन इन द गेम को इम्प्रूव करने के लिए पैसों का ज़रूरत पड़ता है, मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ज़रूरत पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाई दिस आरडीआई फंड वाज़ क्रिएटेड। आज के समय पर आप देखो, इंडिया जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करता है, कितना परसेंट होगा? दैट इज़ वेरी लेस देन 1%, 0.7% ऑफ द जीडीपी। इंडिया अपनी जीडीपी का लेस देन 0.7% ही इन्वेस्ट करता है। अब आप चाइना को देखो, चाइना का जीडीपी हमसे कितने ही गुना ज़्यादा है, और वो उस जीडीपी का 2% ही इन्वेस्ट करती है। यूएसए उनसे भी आगे है, वो 2.7% इन्वेस्ट करते हैं। सो इंडिया को भी ज़रूरत है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा, तब तक अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का जनरेशन कैसे होगा? सो दैट इज़ व्हाई दिस फंड वाज़ क्रिएटेड। अब इसी में अगर लूपहोल्स निकाल कर के मतलब गलत तरीके से फंड्स का इस्तेमाल करना, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ठीक है? सॉरी। अब आप देखो, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सभी डीप टेक सेक्टर्स है, इसमें जो ऑर्डिनरी वेंचर कैपिटल के जो फर्म्स हैं, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम हो जाती है। ये कम क्यों होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर&डी? बिकॉज़ देखो, कोई भी अपना पैसा, ठीक है? कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपना पैसा उन चीज़ों में ज़्यादा लगाने की प्रयास कर रहे हैं जिसमें उन्हें पता चले कि हाँ, उन्हें एक सेफ, स्टेबल, हाई रिटर्न मिल सकती है। बट इस तरीके की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें जो रिस्क होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है और ये एक लॉन्ग टर्म बेट है। सो इसीलिए जो ऑर्डिनरी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। पब्लिक फंडिंग जो है, ये एसेंशियल हो जाती है, बट पब्लिक फंडिंग इंडिया में अब जाकर शुरू हुई है और उसका एक रिजल्ट था आरडीआई फंड। सो दिस फंड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? हम इसको लिंक कर सकते हैं स्पेस टेक्नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जिसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें डीप टेक का बात हो रहा है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज़ आप देखो तो प्राइवेट फर्म्स को लोन दिया जा रहा है पब्लिक मनी के थ्रू। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसके वेरियस कॉन्स और वेरियस प्रोज होते हैं। इसके अलावा गुड गवर्नेंस के जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे इश्यूज इससे रेज हो जाते हैं। और ये आपका तो हो गया जीएस पेपर 3 का पार्ट। दिस गवर्नेंस का जो पार्ट हो जाए, ये जीएस पेपर 2 में इंक्लूड होगा। एंड दिस एथिक्स का जो इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर में जो क्वेश्चंस रेज होते हैं, ये जीएस पेपर 4 का पार्ट हो जाए। सो आप देखो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर्स। सिर्फ जीएस 1 ये इससे डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है? नाउ सॉरी, एक्चुअली थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा ही चल रहे हैं कुछ दिनों से। इसी की वजह से मैं आज वो वीडियो भी नहीं ला पाया। ये वीडियो 1 दिन लेट से अपलोड हो रही है। अ काइंडली बियर विथ मी। मैं जितनी जल्दी हो सके मैं इसे ठीक करने का प्रयास करूँगा। सो जब ये सारी एलिगेशंस पुट फॉरवर्ड की गई, देयर वर सर्टेन ऑफिशियल रिस्पॉन्स,
और वो ऑफ़िशियल रिस्पॉन्स ये था कि ये सारी जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड है, जो कमिटी है, ये इन्हें बेसलेस बताएगी और ये जो इनका बेसलेस बताना इट वाज़ एनश्राइन्ड ऑन 3 पिलर्स। सबसे पहले तो डिस्क्लोज़र, सेकंड इज़ योर रिक्यूज़ल एंड द थर्ड इज़ मेरिट बेस्ड डायरेक्शन। अब कमेटी की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि जो पैनल मेंबर्स हैं, इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट और रिलेशनशिप को डिस्क्लोज़ किया था। बट ये किस हद तक डिस्क्लोज़ किया, इसके ऊपर में कमेटी ने कोई जानकारी नहीं दी। रिक्यूज़ल ये था कि मेंबर्स जो हैं वो अपने जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उसके ऊपर जो डिसीजंस हैं, उससे मेंबर अपने आप को रेस्क्यू करते हैं। बट अ, वहाँ पर क्या मैंडेटरी प्रोविज़न था कि वो अपने आप को हटा सके? अगर किसी ने अपने आप को उस डिसीजन मेकिंग से नहीं हटाया होगा, सो हाउ शुड व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म कि ये चीज़ों को एंश्योर किया जा सके? सो दैट वाज़ लैकिंग। इसके अलावा मेरिट बेस्ड डिसीजन, अब ये सारी ये चीज़ें जो हैं वो ये बहुत सब्जेक्टिव है। सो देयर इज़ अ नीड कि ऑब्जेक्टिविटी आ सके सो दैट इम्पार्शियलिटी जो हो रही है वो चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा ना दे सके। सो ये जितने सेफगार्ड्स हैं, हाउ दीज सेफगार्ड्स वर नॉट इनफ बिकॉज जो डिस्क्लोजर एंड रिक्यूजल का स्टैंडर्ड था वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। ठीक है, इसके अलावा रिक्यूजल जो है ये डायरेक्टली प्रिवेंट करता है वोटिंग पर। बट आप देखो अगर जो इन्वेस्टर्स जो फर्म्स हैं, वो फर्म्स अगर लोन लेने जा रही हैं, उनको सॉफ्ट लोन्स मिल रहा है और उन्हें उन वो अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि हमें जहाँ पे सॉफ्ट लोन मिल रहा है, हमें उनके चेयरमैन, उनके पैनल मेंबर्स से डायरेक्टली लिंकेजेस हैं। सो ये एक रेपुटेशनल एडवांटेज है, उनका रेपुटेशन मार्केट में बढ़ता है। देयर आर हाई चांसेस कि उन्हें उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, पैनल मेंबर इटसेल्फ गिव्स एक्सेस, इन्फ्लुएंस एंड लेजिटिमेसी टू इन्वेस्टर्स। देखो, मान लो एक कंपनी है, मैं आपको एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक कंपनी है, कंपनी एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें करती है, कंसिडर अ स्टार्टअप। अब वो स्टार्टअप जो है वो लोन भी लेती है और वो इन्वेस्टर्स के पास जा कर के इन्वेस्टमेंट भी लेती है। ठीक है। अब वो जब जब उसको लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है एंड बिकॉज़ ऑफ व्हाट? बिकॉज़ ऑफ क्रोनी कैपिटलिज़्म, बिकॉज़ उनका पैनल मेंबर्स के साथ लिंकेजेस है। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको लोन मिल जाएगा और सॉफ्ट लोन में जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत कम होता है। तो सॉफ्ट लोन उनको ईज़िली मिल जाएगा। अब जब वो इन्वेस्टर्स के पास अपनी आइडिया और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी आइडिया को पिच करेंगे, तो वो एक ये चीज़ ईज़िली बता सकते हैं कि हमें इस टर्म्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरएफआईडी है या क्या? आरडीआई फंड में लोन मिल रहा है और बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। सो इससे जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, ये उनके ऊपर ज़्यादा बिल्डअप होगा और वो इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। सो ये एक तरीके से एक ऐसा एडवांटेज है जो बहुत ही इल्लेजिटिमेट है। ये उनकी मेहनत की वज़ह से उन्हें ये एडवांटेज नहीं मिल रहा है, बल्कि एक बैड कनेक्शन होने की वज़ह से उनको लेजिटिमेसी मिल रही है न इन्वेस्टर्स की। ठीक है? आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ही ईज़ी टॉपिक है ना? फाउंडर्स में भी बायस टुवर्ड्स इन्वेस्टर, ये मैंने आपको बताया, ये कुल फैक्टर की वज़ह से होता है। और इस ये तरीके की चीज़ों को अगर हम जब तक अवॉइड नहीं करेंगे, तब तक जो ट्रस्ट है, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं बनेगा। ठीक है? सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? और हमें स्ट्रक्चरल ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, तो कैसे करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो जो सिलेक्शन पूल है, सेलेक्टर्स पूल, इसको बड़े करने की ज़रूरत है और रोटेट करने की ज़रूरत है। जो भी इस पैनल में मेंबर्स हैं, इसमें डाइवर्स एक्सपर्ट्स होने चाहिए और उसमें जो मेंबरशिप होनी चाहिए, ये डाइवर्स मेंबरशिप होनी चाहिए। डाइवर्स मेंबरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्स मेंबरशिप? कि कोई एक ही फील्ड के या मल्टीपल एक ही सिमिलर फील्ड के पैनल मेंबर्स इसमें ना बैठ सके। उसमें एक सिंगल नेटवर्क का डोमिनेशन ना हो। ठीक है? इसके अलावा इंडिपेंडेंट इनिशियल स्क्रीनिंग, जो भी पैनल मेंबर्स बैठे हैं और जो भी फर्म्स आए लोन लेने के लिए,
उनका इनिशियल स्क्रीनिंग इंडिपेंडेंटली कराने की ज़रूरत है, ताकि उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो अ, बाकी सारी कंपनियाँ चल रही हैं, उनके ऊपर में निगरानी हो सके, उनका जाँच हो सके और किसी भी तरीके में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो सिचुएशन है, वो अराइज़ ना हो पाए। इसके अलावा मैंडेटरी डिस्क्लोज़र होना चाहिए और रिक्यूज़ल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ताकि वही जो मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके का इल प्रैक्टिस ना हो और इन्वेस्टमेंट का जानकारी सबको रहे, ठीक है? टेक्निकल और फाइनेंशियल, ये जो 2 डिपार्टमेंट इस समय पर मर्ज्ड है, वो डिपार्टमेंट को अलग-अलग करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन को वापस से रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हट सके, टेन्योर का लिमिट्स डिफाइन हो सके और कूलिंग ऑफ पीरियड हो सके इन्वेस्टर्स के ऊपर। अगर हम ये सब करेंगे, तो फिर इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ पाएगा और परफॉर्मेंस लिंक डिसबर्समेंट करने की ज़रूरत है। नॉट जस्ट कि अगर एबीसी फर्म आए और उसका आइडिया पिच करने या फिर और भी जितने भी ग्राउंड्स हैं जिस पे उनको मिल सकती है, उसमें जो परफॉर्मेंस है दैट शुड बी अ मेजर क्राइटेरिया। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग और आप प्रॉफिट बनाकर दे रहे हो, इसके अलावा प्रॉफिट के साथ-साथ आप एक कोई डीप रिसर्च कर रहे हो, डीप टेक में कोई बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हो, सो उस तरीके की चीज़ों में आपका परफॉर्मेंस के ऊपर आपको ईज़ी और लंबे टेन्योर के लिए स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। सो परफॉर्मेंस बेस्ड ये जो लोन्स है, इन सभी को देने की ज़रूरत है। ठीक है? थर्ड पार्टी ऑडिट एंड ओवरसाइट ऑलवेज़, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो क्रेडिबिलिटी है, जब तक उसका थर्ड पार्टी ऑडिट ना किया जाए, उससे क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है। सो ये सारे जितने पॉइंट्स हैं ना, ये जनरली आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सभी को फिक्स करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो जब आप आंसर राइटिंग करोगे, उस समय पर आप एक कॉमन पॉइंट्स बना सकते हो, ये सारे इंस्टीट्यूशंस का जो फ्रेमवर्क है उसको रीडिज़ाइन करने का और उसमें ये सारी चीज़ों को सुधारने का। ठीक है? नाउ इससे कुछ करंट इवेंट से लिंकेजेस हैं। जैसे कि 2024 में इंडिया एआई मिशन आया था, बट ये काफ़ी पुराना हो गया। 2 साल, आप 2027 में पेपर लिखोगे तो 3 साल पहले का एक पॉलिसी इंडिया का, उसके ऊपर में क्वेश्चन आए, नॉट वेरी नेसेसरी कि इसके ऊपर आएगा। सिमिलरली नेशनल क्वांटम मिशन, ये क्वांटम टेक कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिया, इसको डेवलप करने के लिए 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये जो वो फंडिंग करता है ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। इसके अलावा पीएलआई स्कीम में जो बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, परफॉर्मेंस लिंक्ड, मतलब आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो आपको इजी टर्म्स पे लोन मिलेगा। सो ये जो स्कीम है, ये भी ऑन सिमिलर लोन परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम है। और स्टार्टअप इंडिया है, इससे जो स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बूम हो रहा है, इसमें ये बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। इसके अलावा ग्लोबल कंपटीशन ऑन एआई, सेमीकंडक्टर एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में भी रिसेंटली काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं। नाउ इसके अलावा जितना हमने डिस्कस किया है, ये मेजरली साइंस का नहीं, एक एथिक्स का टॉपिक है। बिकॉज आप देखो तो ये पब्लिक ऑफिस है, सो पब्लिक ऑफिस में पब्लिक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एथिकल गवर्नेंस जो है, ये सिर्फ रॉन्ग डूइंग को रोकने से नहीं, बल्कि अपीयरेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग, ये जो हमने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो जो हमने एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ा, उसमें अपीयरेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे देखो, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें अपीयरेंस के ऊपर में हम बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंडिया के ऊपर खड़ा हो गया था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नाकों तले चने चबवा दिए, बट हमारा जो पीआर था, पीआर वाज वेरी बैड। और इतने बॉट अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स ट्विटर पे, जो कि आज x.com है, उसके ऊपर में चले हैं, कि एक तरीके से एक नैरेटिव सेट हो गया था इस समय पर कि इंडिया इस वॉर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है। सो सिर्फ अवॉइड नहीं करना है हमें रॉन्ग डूइंग को, बल्कि हमें रॉन्ग डूइंग के जो अपीयरेंस है, उनको भी अवॉइड करना है। ठीक है? इसमें कुछ एथिकल वैल्यूज़ हैं जिसको हम मार्क कर सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये सभी चीज़ों का इंश्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हमने सिलेबस मैपिंग कर लिया एंड देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चन जिसको आप देख सकते हो। इसके अलावा देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। लेट मी सी, जैसे कि डीप टेक, आपका पब्लिक ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक गुड, इंटीग्रिटी, सेफगार्ड, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लेवल प्लेइंग फील्ड, इनोवेशन। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इसको आप एक अपना सेपरेट एक पतला सा नोटबुक बनाओ और उसमें ये सारे कीवर्ड्स को लिखो। जितना आप हाई स्टैंडर्ड कीवर्ड्स लिखोगे, योर आंसर विल स्टैंड आउट इन कंपैरिजन टू अदर्स। अदर्स का आंसर्स सिमिलर ही होते हैं, बट वो जो बोलते हैं ना, अपीयरेंस सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ऐसे कोट्स हैं जिसको आप लिख सकते हो अपने एथिक्स के आंसर में। और जैसे कि गुड इंटेंशंस आर नॉट स्ट्रक्चरल सेफ्टी, अ पब्लिक फंड मस्ट अर्न ट्रस्ट इन इट्स आर्किटेक्चर, नॉट जस्ट असर्टेड। ये पॉटर स्टीवर्ट एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान है, इंटेलेक्चुअल इंसान है, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है। सो एक बॉटम लाइन भी है, इसको भी आप अपने कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो कि जो इंडिया का डीप टेक फ्यूचर है, ये डिपेंड करता है बोल्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आज के समय पर गवर्नमेंट अगर आर-एन-डी पे रिसर्च, आर-एन-डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेगी, तो कल जाकर के इंडिया जो है वो डीप टेक में और हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ेगा। और पब्लिक ट्रस्ट डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग गार्डियंस एंड क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस को ही आज हमने डिस्कस किया, फिर चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर वो आरडीआई फंड हो। सो इनका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एडिटोरियल डिस्कशन। बहुत अच्छा लगा ये 2 आर्टिकल को डिस्कस करके। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेन के अगर आपको आंसर्स लिखना चाहो तो। So this is the end of this video. If you are here till the end, I would like to say thank you to all of you for being patient till the very end of this video. See you tomorrow in the tomorrow नहीं, मैं ट्राई करूँगा आज ही 11th अगस्त का भी एडिटोरियल को अपलोड कर दूँ, ताकि आपका जो बैकलॉग क्रिएट ना हो और आप अपने करंट अफेयर्स को इजीली सॉर्ट आउट कर लो। एंड आई promise that this would be your one stop solution for all the current affairs, because देखो यार, करंट अफेयर्स में लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स ही होते हैं जो हर एक दिन रिपीट होते हैं। ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करेंगे सो हो जाएगा। यूपीएससी इतना भी टफ नहीं है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, बिलीव इन द ऑलमाइटी, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।